Hi guys, welcome back to our channel. Which channel for the world. And we are back with another interesting and informative video about what is a procedure. अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो यहाँ पे या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो आगे, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. इन केस आप नए हो यहाँ पे या फिर आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे होता है, बड़ी बेसिक और सीधी सरल भाषा में हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपको कोई मतलब कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज इट इज ऑल्सो न्यू फॉर अस. तो हमने सोचा कि ना आप लोगों से जो स्टेप्स हमारे साथ हो रहे हैं आपको बता रहे हैं साथ में. अब फिलहाल अभी हमें जितने भी स्टेप्स पता चल चुके हैं, नॉर्मली हमें सब ऑलमोस्ट पता चल चुका है, वो हम आप लोगों के साथ एक हमने प्रॉपर प्रोसीजर बनाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट लेट्स टेक अ स्टेप नंबर 1. तो यार आपको अगर प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो आपको अपनी जीपी के पास जाना है और उनको बोलना है कि वी आर प्रेग्नेंट. तो वो आपको बोलेंगे कि ये लिंक ले लो और इस पे जाके रजिस्टर कर लो. एंड सेकेंड थिंग, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, आप फोन पे भी बात कर सकते हो उनसे. जैसे आपको कंफर्म हो गया है थ्रू अपनी किट से, घर पे आपने टेस्ट किया है, बट अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा तो आप जीपी के पास तब जाओ और वो आपका एक यूरिन टेस्ट करेंगे जिसमें आपको कंफर्म कर देंगे कि यस यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. एंड देन उसके बाद आपको जीपी से जाकर फोन पे बात कीजिए, जहाँ वहां पे जाइए, वट एवर द वे यू लाइक. तो आपको वो एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है कि यू आर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर हो जाएगा. और अगेन आपको जीपी पे जाने की जरूरत भी नहीं है. अगेन आप डायरेक्टली गूगल में जाके लिखो कि मेरा एरिया ये है, व्हाट इज द मैटरनिटी हॉस्पिटल नियर मी, वो आपको बता देगा. वहां पर लिंक पे भी जाके आप सेल्फ रजिस्टर भी कर सकते हो. तो जैसे मुझे जब लिंक आया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैंने जब लिंक पे रजिस्टर किया तो मुझे मेरा नियर बाय हॉस्पिटल नॉर्थविक पार्क मिला था, तो मैंने उसके ऊपर रजिस्टर किया था. तो वहां के जो हॉस्पिटल वाले होंगे, जब वो आपका देखेंगे कि आपने रजिस्टर किया है, उनके पास हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी, वो आप लोगों को डायरेक्टली या तो कॉल करेंगे या फिर आप लोगों के पास एक लेटर आएगा, हैंड रिटन लेटर, और एक ऑनलाइन लेटर भी आता है जिसमें उन लोगों ने आपको आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो कि आपका स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट, जो भी अपना प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, वो आप लोगों को करेंगे. और प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एक हफ्ते या 4-5 दिन में ही जीपी से मतलब हॉस्पिटल से कॉल आ जाएगा, मिडवाइफ से. यहाँ पे मिडवाइफ का कॉन्सेप्ट होता है, डॉक्टर कॉन्सेप्ट नहीं होता. यू हैव टू वेट कि आपको 4 से 6 वीक्स लग जाते हैं उस फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए. तो दिस इज अ जनरल नॉर्मल प्रोसीजर यहाँ का. तो सोचो कि आपको ही पता लगा है 6 वीक्स के बाद, बिकॉज जैसे पीरियड मिस हुए, आपने टेस्ट कराया तो आपको पता लगा है, उसके भी 6 वीक्स और लगे, तो मोस्टली 2.5 या 3 महीने के बाद जाके आपको पहला अपॉइंटमेंट आएगा. हाँ, मतलब ये लेके चलो कि देखो आपको जब पता चलता है फर्स्ट, तो तब भी आपका ऑलरेडी 5-6 वीक्स हो चुके होते हैं, जो इन जनरल होता है. लेकिन वो लोग भी आपको थोड़ा टाइम देते हैं कि आप भी एकदम से श्योर हो जाओ. और पहला अपॉइंटमेंट जो भी टेक्निकली जो होता है, वैसे भी कहते हैं कि जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो तुम्हारी 8 वीक्स के बाद ही तुम्हें सुनाई देती है. तो उनके हिसाब से वो आप लोगों को 8 to 10 वीक्स में बुलाते हैं आपकी लाइक फर्स्ट मिस्ड पीरियड डेट के हिसाब से चेकअप के लिए. तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही आपका वो जैसे हमारा जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था, तो हम आपको बता देते हैं उसमें क्या क्या होता है. उसमें ब्लड टेस्ट होता है जिसमें सारे बेसिक टेस्ट होते हैं आपके, जी आपकी आयरन वगैरह, कैल्शियम, ये सब चेक होता है, चेक होगा. फिर उसके बाद वो आपका एक फॉलो अप स्कैन करते हैं, जो फर्स्ट स्कैन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी स्कैन, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका फीटल जो है वो सिंगल है कि कोई ट्विंस तो नहीं है. वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. एंड बच्चे की हार्ट बीट सुनी जाती है उसमें. उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा मतलब बताया जाता है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, फॉलो अप स्टेप्स क्या होंगे. एंड साथ में वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको देते हैं ऐसी वाली एक फाइल जो सौरभ ने ऑलरेडी हाथ पे पकड़ी हुई है, और साथ में किट. ये फाइल जो होती है ना, इस पे आपका ना पूरा 9th मंथ का ना उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है गाइस. बड़ा ही बेसिक शेड्यूल होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल नहीं होता. इसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जैसे वो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड आपके मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड,
आपकी पिछले लाइफस्टाइल बैकग्राउंड, रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछा मतलब जाता है। आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसी थी, पेरेंट्स को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं और इस फाइल में आपको लिख के दे देते हैं जो भी उन्होंने स्टोर किए होते हैं। एंड उसके साथ उन्होंने आपकी फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स के फॉर्म्स रखे होते हैं कि जो जो वीक्स में आपकी फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स होंगी वो आपको इसके ऊपर लिखते जाएंगे आपका कि ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये स्कैन हो गया आपका, ये टेस्ट हो गया, ये वैक्सीनेशन हो गई। तो ये सब आपको इस फाइल में मेंटेन करना पड़ता है। लाइक इन इंडिया एज वेल, आप कोई भी अपने किसी भी इलाज के लिए जाते हो, आपको एक फॉलो अप फाइल दी जाती है ताकि उनको पास उनकी हिस्ट्री रहे। और ये सारे कम्युनिकेशन होती है ना, ये सारे SMS या फिर ईमेल्स के थ्रू होती है। अभी इसके बाद कोई और लेटर नहीं आएगी आपके हाँ, पास। तो आपको अपनी ईमेल्स के ऊपर फोकस रखना है या अपने मैसेजेस के ऊपर कि आपको अगला लेटर कब आने वाला है, अपनी अगली अपॉइंटमेंट कब आने वाली है। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। तो गाइस, गोइंग फॉरवर्ड फॉर स्टेप नंबर 2। तो यार स्टेप नंबर 2 में पता क्या होता है, आप जब नेक्स्ट विजिट होती है आपकी मिडवाइफ के साथ, तो ना इसमें मिडवाइफ ही सजेस्ट कर लेती है, नहीं तो आप भी उनको बोल सकते हो कि मेरे को मेडिकल एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना है। इस मेडिकल एग्जाम्पशन में पता क्या होता है, आपकी इस डेट से लेके जब तक कि आपकी ड्यू डेट नहीं होती है, प्लस उसके बाद ड्यू डेट जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके 12 मंथ्स के बाद तक आपको कोई भी मेडिसिन के कोई पैसे नहीं देने, आपको चेकअप के पैसे नहीं देने। इसमें आपका इवन डेंटल केयर भी कवर किया जाता है, सो दैट के मदर एंड चाइल्ड शुड बी एबल टू इजिली गो एंड एक्सेस द मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन जो भी बहुत इजिली अवेलेबल की जा सके मदर को और बच्चे के लिए भी। मतलब मदर और बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ऑफ कोर्स फादर को नहीं, उसमें मदर और बेचारे बच्चा, फादर। मदर और फादर का करना ही क्या है, मदर तो वो लेके जाते हैं, लेके आते हैं। फादर ड्राइवर बनता है यार, उसमें जाके इतना सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमोशनल सपोर्ट कौन देता है? तो बेसिकली मदर और बेबी की सेफ्टी के लिए आपको जो भी वहाँ पे कोई क्लासेस होती हैं, जैसे मैटरनल क्लासेस कोई होंगी, प्री नेटल क्लासेस होंगी, ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस होंगी, वो सारी आपको फ्री में मिलती हैं, प्लस मेडिसिन फ्री में मिलती है, प्लस एनी काइंड ऑफ अगर आपको एडवाइस चाहिए वो फ्री में मिलती है। तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दिस इज प्रोवाइडेड बाय NHS। तो वो आपको एक मेडिकल पहले एग्जाम्पशन आपको ले लेनी है ताकि फिर आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप स्टेप नंबर 3 ले लो आप उसको। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो फिर तो आपका नॉर्मल चल रहा है जैसे आपकी चल रही है लाइफ। बट इफ इन केस यू आर वर्किंग, लाइक आई एम वर्किंग इन लंडन, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अ वर्किंग वुमेन? हाउ डू वी मैनेज आवर वर्क प्लस वर्क लाइफ प्लस आवर अपॉइंटमेंट्स, मैटरनिटी, व्हाट काइंड ऑफ हमें आगे क्या क्या मतलब एग्जाम्पशंस मिलती हैं, किन किन चीज़ों को लेकर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस इन शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आप वर्किंग हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने जब भी मिडवाइफ के पास जाते हो, सेकंड और थर्ड अपॉइंटमेंट व्हाटएवर यू वांट, आप उनसे ले लीजिए मैट B1 फॉर्म। मैट B1 फॉर्म इज अ मैटरनिटी फॉर्म जो आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है कि हाउ मेनी मंथ्स यू आर प्रेग्नेंट, हाउ मेनी वीक्स यू आर प्रेग्नेंट, और आपकी ड्यू डेट कब है वो सब लिखा होता है उस फॉर्म में। एंड दैट फॉर्म यू हैव टू गिव टू योर कंपनी और एम्प्लॉयर। उस फॉर्म के बेसिस पे आपकी कंपनी आपको आगे एग्जम्पशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या होता है गाइस कि जैसे आपकी कोई भी अगर आगे फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स हैं, वो फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स ना एवरी 2-3 वीक्स में होती है। कोई स्कैनिंग हो गई, कोई शुगर टेस्ट हो गया, कोई वैक्सीनेशन हो गई, तो इन सब टाइम में देखो टाइम तो लगता ही है, जाना पड़ेगा और वो भी वर्किंग आवर्स में ही जाना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स में यू कांट मिस द अपॉइंटमेंट। तो आपका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो आपको मना नहीं कर सकती, वो आपकी सैलरी नहीं काट सकती। बाय लॉ उनको वो आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप उनको बताओगे कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है, आप उनको लेटर दिखाओगे अपना, तो उनको वो जो 2 से 3 घंटे हैं, चाहे वो 4 घंटे हैं आपके अपॉइंटमेंट में आपको लग रहे हैं, आने जाने में वहां पे टाइम जो लग रहा है, एम्प्लॉयर आपको कुछ नहीं बोल सकता उस चीज में। तो आपको ये एग्जम्पशन मिलती है जब भी आपका अपॉइंटमेंट होगा। प्लस अगर आपकी कंपनी में कोई भी ऐसी सैलरी फैसिलिटी नहीं है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, जैसे कि आपको कुछ कंपनसेशन मिलती है सैलरी के नाम पे, तो देन योर एम्प्लॉयर और योर कंपनी हैज टू फॉलो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं। ये किसके लिए होता है ना, देखो रिचा तो फुल टाइम एम्प्लॉय है, yes. तो इसको अगर इसकी कंपनी बेनिफिट्स नहीं दे रही है तो एटलीस्ट इसकी सैलरी नहीं काटेगी। पर यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो डे वर्कर्स भी होते हैं, उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती जब ये इस विजिट के लिए, मैटरनिटी के लिए करे, क्योंकि गवर्नमेंट इनको स्ट्रिक्ट करते हैं एम्प्लॉयर को कि यू कैन नॉट डिडक्ट द सैलरी बिकॉज ऑफ हेल्थ चेकअप्स।
प्लस अब आपका आगे आता है कि जब आप मैटरनिटी लीव पे चले जाते हो, मैटरनिटी लीव पे आप गाइज 11 वीक्स पहले जा सकते हो ड्यूरिंग योर ड्यू डेट। उसमें क्या होता है कि उसमें फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच सैलरी यू गेट। ओके, आपको अगर आपकी कंपनी से कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे सैलरी को लेके, तो आपको गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे, Yes. SMP। तो जो स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे है ना, उसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट 6 वीक्स तक तो आपको 90% ऑफ द सैलरी मिलेगी। जैसे अगर आपकी सैलरी जो भी है, कोई मंथली है जो 2000 पाउंड है, तो पर वीक अगर आपको 1800 मिल जाएगा आपको, हाँ। मतलब बेसिकली उसके से 6 वीक्स तक सैलरी मिल जाएगी। पर 6 वीक के बाद अप टू 33 वीक्स आपको क्या मिलेगा? आपको ना कम मिलेगा, मतलब 2 सैलरीज में से कम मिलेगी। या तो आपकी सैलरी कम है, या अगर आपको 185 पाउंड पर वीक है, अगर दोनों में से जो, अगर सैलरी कम है तो सैलरी मिलेगी, या 185 कम है तो 185 पाउंड पर वीक के हिसाब से आपको सैलरी मिली जाएगी। तो ये आपको मिलेगी 33 वीक्स तक। हाँ, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि कई लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कोई लोग 5000 पाउंड पर मंथ भी कमा रहे हैं, हाँ। तो टेक्निकली क्या होगा कि उनका तो फिर मतलब 500-600 पाउंड पर वीक हो जाता है। हाँ। तो वो उतना नहीं गवर्नमेंट आपको देगी, गवर्नमेंट आपको सिर्फ 185 पाउंड ही देगी, हाँ। जो आपका कम वाला अमाउंट होगा बेसिकली, ठीक है। ऐसा है। तो ये तो एक चीज हो गई। सेकेंड चीज ये हो जाती है कि आपको कितनी मैटरनिटी लीव चाहिए। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक मैटरनिटी लीव पे जा सकते हो, और अगर आपको आगे बीच में ही कंपनी को वापस ज्वाइन करना है तो वो आपकी कंपनी के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन है कि हाउ यू लाइक टू मैनेज। और फिर अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना तो भी आप अपनी कंपनी के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन अगर कर आप सकते हो। कंटिन्यू नहीं भी करना है तब भी आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे तो मिलेगा। तो हाँ। उसके बारे में मत सोचिएगा। हाँ। और स्टैट्यूटरी मैटरनिटी बेसिकली 33 वीक्स का मिलेगा। आप मैटरनिटी लीव 12 मंथ्स तक ले सकते हैं। तो जैसे 33 वीक्स खत्म हो गए, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। बेसिकली फॉर द वर्किंग लेडीज या वर्किंग वुमेन्स, कि उनको कैसे मैनेज करना है। बाकी देखो यार, सौरभ की कंपनी में तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए काफी फैसिलिटीज है। हमारी कंपनी में तो उनको फुल सैलरी मिलती है, 6 मंथ्स तक फुल सैलरी मिलती है। यू जस्ट गो एंजॉय योर दिस फेस। और कई कंपनीज में कुछ बेनिफिट्स नहीं होते, दे जस्ट हैव टू गो विद द गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो जैसे मेरी कंपनी में दे डोंट प्रोवाइड एनी बेनिफिट्स, आई जस्ट हैव टू गो विद द गवर्नमेंट बेनिफिट्स ओनली। तो डिपेंड ऑन योर कंपनी, योर एम्प्लॉयर। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज का अच्छे फायदे देती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स को मिले भी हुए हैं, लाइक 6 मंथ 9 मंथ्स तक की सैलरीज मिल जाती हैं, बिकॉज तुमने मेहनत की है यार, हार्ड वर्क किया इतने सालों से उस कंपनी के साथ, एंड यू डिजर्व दिस, राइट? तो अगर नहीं भी दे रही, देन ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू गो विद द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली। दिस इज द ओनली वे यू कैन गो। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर देखो आपकी जो कंपनी में नॉर्मली जैसे 20 या 25 डेज की हॉलीडेज होती है ना, ये मैटरनिटी लीव्स उसको नहीं टच करती। आपके पास 20 वीक्स तब 20 लीव्स जो एक्स्ट्रा है ना, वो आपकी वैसे भी है। तो अगर आप अपनी छुट्टी को भी मैटरनिटी लीव के साथ जोड़ के आप उस पोर्शन तक की सैलरी भी ले सकते हैं 20 डेज तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को पूरे साल में 20+8 हॉलीडेज मिलती है। 8 हॉलीडेज तो एक गवर्नमेंट हॉलीडे, मतलब वो तो पब्लिक हॉलीडेज है, बैंक वो तो छोड़ दो। 20 हॉलीडेज मुझे ओवर एंड अबाउट मिलती है। तो वहाँ 20 हॉलीडेज बेसिकली 1 महीना मैं एक्स्ट्रा हॉलीडेज ले सकती हूँ कभी भी। वो भी फुली पेड होगा, बिकॉज़ वो हॉलीडेज है, नॉ कि मैटरनिटी लीव के साथ नहीं जोड़ना। अगर आपको जैसे जल्दी ज्वाइन करना है 6 मंथ्स के बाद, तो आपको उस टाइम पे लेनी है तो आप तब भी ले सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको कैसे उस चीज को स्पेंड करना है। तो ये थी वर्किंग लेडीज के लिए। इसके अलावा गाइस बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होते हैं। आपको हर 2-3 वीक्स में अपने बस मिडवाइफ को फॉलो अप करते रहना है। वो लोग जो भी बोले कि आपको स्कैनिंग करनी है, वैक्सीनेशन करनी है, प्लीज गाइस कुछ भी मिस मत करो। अगर आप मिस कर पा रहे हो तो फिर आप नया अपॉइंटमेंट ले लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मिडवाइफ ने अभी भी बताया है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट कभी भी मिस नहीं करनी है, 2 कंसेक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स अगर नहीं करोगे तो रीचा आपको बताएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप कोई भी अपॉइंटमेंट है, अगर आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपको प्लीज उनको इमीडिएट बेसिस पे इन्फॉर्म करना है कि हम नहीं आ पा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप अपने अपॉइंटमेंट के डे वाले दिन नहीं जाते हो और उनको आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस चीज को लेके वरी करते हैं और वो फिर आपको सोशल केयर को रजिस्टर कर देते हैं कि दिस लेडी वाज नॉट देयर ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट। और फिर वो चीज थोड़ी सी मतलब नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। सोशल केयर वाले फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्यों नहीं किया अपॉइंट करी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लेडी क्यों नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसके साथ, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो वो अलग टेंजेंट में चला जाएगा फिर केस। इट्स बेस्ट कि यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म
इन्फॉर्म देम इन एडवांस, या फिर डे ऑफ द अपॉइंटमेंट भी कि मैं नहीं आ पा रही हूँ या कोई भी रीजन हो गया है, तो बेटर की टू फॉलो अप द अपॉइंटमेंट, बिकॉज ये चीजें मिस नहीं करनी चाहिए। बट इनकेस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उनको बता दो, वो आपको नया डेट दे देंगे ताकि वो अपने सिस्टम में रजिस्टर कर ले। एंड डोंट मिस एनी वैक्सीनेशंस, एनी मेडिसिन, क्योंकि ये टाइम पे आपको सब कुछ अच्छे अपने बेबी के लिए करना पड़ेगा। वी जस्ट वांट कि हेल्दी बेबी होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग की जहाँ पे इंडिया में जैसे कि जेंडर रिवील इज नॉट लीगल, बट यहाँ पे यू कैन इजिली चेक योर जेंडर व्हेन एवर योर स्कैन इज पॉसिबल। यहाँ पे जैसे 5th मंथ में स्कैन होता है जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमी स्कैन, जिसमें वो आपको आपके ग्रोथ के हिसाब से बता सकते हैं कि इज इट अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं और वो आपको खुशी खुशी बताते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर अस। हम लोग काफी लेट मतलब हम लोग 5th मंथ के बाद रजिस्टर हुए थे, तो हमारे पास वो ऑप्शन अभी नहीं है टू चेक द जेंडर। बट इन केस इन फ्यूचर अगर हमें ऑप्शन मिली तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो द जेंडर रिवील एज वेल। तो उसकी तो पार्टी की जा सकती है अगर पता लगे तो। बट अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं है, वी वांट टू मेक इट सरप्राइज कि हमें जब पता चलेगा तो चलेगा। एनीवेज दिस इज द इंफॉर्मेशन वी वांट टू शेयर विद यू। ऐसे ही आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और इन केस अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली लव टू आंसर यू, बिकॉज हमें भी अगर आप कमेंट इस पे YouTube पे भी डाल सकते हो, नहीं है तो आप Instagram पे जाके पर्सनली भी पूछ सकते हो, 1-to-1 आपके ऊपर है। हाँ, तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज कमेंट अस एंड गिव अप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।